हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरेक्टिव क्लास में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी साइक्लोन के बारे में, अर्थात हम डिस्कस करेंगे प्रति चक्रवातों के बारे में। अब याद रखिएगा कि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज के इस क्लास में मैं इन शॉर्ट, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो कि किस प्रकार से प्लॉट करा जाता है ट्राइसेल्युलर डायग्राम को या त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय राशियों के अभिसरण या मैं कहूं अपसरण के बारे में, तो इसे हम आज प्लॉट कर लेंगे। एक बार इसको प्लॉट करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। अब यहां याद रखिए कि क्या आवश्यकता है हमें पुनः एक बार उस डायग्राम को समझने की। तो याद रखिएगा कि जो प्रति चक्रवात हैं ये वास्तविकता में, जैसा अगर मैं आपसे कंपैरिजन में बताऊं, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनका जो डायमीटर है अर्थात इनका जो व्यास है आपको मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से इससे बड़े होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जहां आप पाएंगे कि इनका जो रेडियस है या मैं कहूं इनका जो व्यास है ये लगभग 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रति चक्रवात हैं, ये प्रति चक्रवात का जो डायमीटर है ये 10,000 किलोमीटर तक हो सकता है और 10,000 से इवन 1,00,000 किलोमीटर तक जाता है, यानी कि पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट में एक प्रति चक्रवात आता है। अब समझिएगा कि जो प्रति चक्रवात हैं, याद रखें इस चीज को कि प्रति चक्रवात के केस में आप पाएंगे कि ये ठंडी को दर्शाते हैं, अर्थात अगर आपके देश में, अगर आपके नेशन में मैं कहूं शीत ऋतु है, तो वास्तविकता में आपके देश के अंदर जो है वो प्रति चक्रवात आया है। तो याद रखें कि प्रति चक्रवात वास्तविकता में एक ऋतु है, एक वेदर है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी एक वेदर कंडीशन क्रिएट करता है, लेकिन स्वयं में एक वेदर नहीं होता, स्वयं में एक मौसम नहीं होता। याद रखें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे आर लाइक डिजास्टर, ये एक आपदा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये एक मौसम की घटना होती है, यानी कि किसी मौसम में ये चक्रवात बनते हैं तो ये एक प्रकार की मौसमीय घटना को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि ट्रिगर करते हैं। मान लीजिए एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके क्षेत्र में आएगा तो सबसे पहले आपको जो है वो हल्की हल्की गर्म हवाएं देखने को मिलेंगी, साफ वेदर कंडीशन दिखेगी, क्लियर वेदर कंडीशन दिखेगी, साफ मौसम दिखेगा। कुछ समय पश्चात जो है आपको एक वर्षा मेघ यानी कि कपासीय वर्षा मेघ जैसे कुछ मेघ दिखाई देंगे। ये मेघ वर्षा कराएंगे, पहले जो है वर्षा कम होगी, फिर वर्षा तीव्र होगी। अब इस प्रकार से जो है आपको वायु का वितरण और वर्षा का वितरण देखने को मिलेगा। किस केस में? शीतोष्ण के केस में। अब याद रखिए कि उष्ण के केस में यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में आपदा आई थी, शीतोष्ण के केस में मौसमी घटना आई और प्रति चक्रवात के केस में याद रखिएगा एक मौसम आया। क्लियर? तो याद रखें कि प्रति चक्रवात वास्तविकता में एक मौसम है, एक वेदर है। और कौन सा मौसम है? तो याद रखिएगा ये शीत ऋतु है। वास्तविकता में अगर किसी देश में या किसी महाद्वीप में शीत ऋतु है तो इसे कहा जाता है वहां एंटी साइक्लोन है या मैं कहूं वहां प्रति चक्रवात है। कोई आपको यह बात नहीं समझा पाएगा। याद रखें कि एग्जैक्टली वर्ड्स में कहने पर यह फील गुड नहीं आता, पर यथार्थता यही है और एग्जाम में आपको लिखना भी यही है। जब आप ये मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो स्टूडेंट है इसने केवल बुकिश चीजों को रीड नहीं करा है, वास्तविकता में इसे समझा है। प्रति चक्रवात शीत ऋतु को कहा जाता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर नथिंग बट विंटर्स। प्रति चक्रवातीय जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और नहीं है, शीत ऋतु है। कैसे? तो आइए इसे समझते हैं। पहले हम जो है वो डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्या है वो डायग्राम और किस प्रकार से प्लॉट होता है, अगर आप डिटेल में उसे देखना चाहते हैं तो वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय संरचना तथा वायु राशियों का वितरण, ये इनिशियल वीडियोस में मैंने कवर करा है। इनिशियल जो चैप्टर्स हैं क्लाइमेटोलॉजी के उसमें कवर करा है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अगर आप नट शेल समझना चाहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं देखना चाहते तो आप जो है इसे ब्रीफली यहाँ भी देख सकते हैं। मैं इसे अभी प्लॉट करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अटेंड नहीं करा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। अब याद रखिए ये जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी इस प्रकार से दिखाई देती है,
इस प्रकार से अगर ये पृथ्वी है तो याद रखें कि ये वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये है अर्थ, और याद रखें अर्थ का ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, हम इसे यूज करने वाले हैं, जिसे मैंने शेड नहीं करा है। क्लियर? तो ये हमने लगाया। अब मैं यहां पर कुछ मार्किंग कर दूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है ये दो अक्षांश है, यहां मैं लिख देता हूं 10 डिग्री नॉर्थ और यहां मैं लिख देता हूं 10 डिग्री साउथ। क्लियर है? ये अर्थ का सरफेस है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लाइन है ये 10 डिग्री नॉर्थ की है, ये जो है वो 0 डिग्री है, और ये जो है वो 10 डिग्री साउथ की लाइन है। ओके, अब यहां याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस स्थान में तापमान उच्च है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पहले पूरी पढ़ रखी है तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि तापमान उच्च होने पर जो पवनें हैं वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म पवनें कैसी होती हैं? हल्की होती हैं। और हल्की पवनें किस प्रकार से मूव करेंगी? ऊपर की दिशा में। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और यही कारण है कि आपके घर में जो खिड़कियां हैं या वेंटिलेटर्स हैं ये आपके छत के पास होते हैं, और यही कारण है कि जो एसी है जो ठंडी हवा देता है, ठंडी हवा जो है वो भारी होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, और ठंडी हवा नीचे की दिशा में आती है। तो याद रखिएगा इस स्थान पर तापमान कैसा है? उच्च है। तो याद रखिए तापमान उच्च होने पर जो पवनें हैं ये किस दिशा में प्रवाहित होंगी? तो याद रखिएगा पवनें जो है वो हल्की होकर ऊपर की दिशा में प्रवाहित होना स्टार्ट करेंगी। अब इस प्रकार से पवनें जो है ऊपर जाएंगी। अब याद रखिए कि पवनें कितनी ऊपर जाती हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नीचे तापमान कितना है। अब आई थिंक सभी को बेहतर तरीके से याद हो चुका होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है आप पाएंगे कि वैसे वैसे क्या होता जाता है? वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो याद रखिए कि जैसे ये ऊपर पहुंचेंगी यहां पर तापमान कम हो जाएगा, और कम होने पर पवनें जो है वो भारी हो जाएंगी, और भारी होने पर पवनें जो है इस प्रकार से नीचे आना प्रारंभ करेंगी। अब याद रखिए जब पवनें नीचे की दिशा में आएंगी तो यहां नोटिस करने की बात है कि जिस स्थान पर ये गिरेंगी, याद रखिए उस स्थान पर जो तापमान है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो तापमान उच्च है, परंतु हवा के नीचे गिरने के कारण जो दाब है वो क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा उच्च। अब याद रखिए किसी भी स्थान पर दाब का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा किसी भी स्थान पर दाब का अर्थ है उस स्थान पर हवा का भार। अब याद रखिए जब हवा ऊपर की दिशा में जाएगी तो जो सतह पर हवा का भार है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इसी के विपरीत अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर हवा जो है वो नीचे की दिशा में आ रही है, भले ही तापमान उस स्थान पर ज्यादा हो, परंतु हवा जो है, पवन जो है, वायु जो है वो नीचे गिर रही है, तो नीचे गिरने पर हर बार आप पाएंगे कि जो भार है वो बढ़ेगा, और इसी कारण इस स्थान पर तापमान उच्च होने के बाद भी आप पाएंगे कि जो दाब है वो कैसा है? ये उच्च ही है। और इस स्थान पर जो प्रेशर है यह आपको कैसा दिखेगा? निम्न दिखेगा। तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आप पाएंगे कि तापमान उच्च होने के बावजूद आपको दिखाई देता है कि जो तापमान है वो उच्च है, लेकिन साथ में दाब भी कैसा है? उच्च है। इसी प्रकार से अगर हम इसे यहां ड्रॉ करें तो याद रखिए सेम कंडीशन जो है वो यहां पर भी निर्मित होगी। ओके, अब याद रखिए कि यहां भी तापमान उच्च, परंतु दाब भी कैसा है? उच्च। ये कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा ये क्षेत्र है वास्तविकता में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर 30 से 35 डिग्री साउथ। क्लियर है सभी को? तो आई थिंक ये चीज बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। कभी कभार इसे जो है वो कुछ क्लास के एनसीईआरटी में समझाया जाता है 25 से 35 के बीच में। आप इसे जो है वो 25 से 35 भी मान सकते हैं, या फिर 25 से 30 भी मान सकते हैं। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होती हैं, और इनके शिफ्ट होने से एक बायोम का भी निर्माण होता है। याद रखें वो बायोम भी हम देखने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो यहां पर जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पर जो तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर है
जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब याद रखिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहां पर आप पाएंगे कि तापमान कैसा है, उच्च नहीं निम्न है। अब याद रखिए, तापमान निम्न है तो दाब कैसा होगा, दाब जो है वो उच्च होगा। और यहां तापमान निम्न नहीं है, अतिशय निम्न है। यही कारण है कि दाब जो है वो उच्च नहीं है, अतिशय उच्च है। तो पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से किस ओर चलेंगी, निम्न वायु दाब की ओर। और आप पाएंगे कि पवनें जो है इस प्रकार से यहां से चलना प्रारंभ करेंगी। परंतु यहां नोटिस करने की बात यह है कि यहां से चलने वाली पवनें जब चलते हुए इस क्षेत्र तक आएंगी तो आप पाएंगे कि यहां पर इनका तापमान जो है वो -48 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे जैसे ये बढ़ेंगी तो ये -20, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 2, 4, 5 डिग्री सेल्सियस पर आएंगी। अब याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति यूएसए से इंडिया आता है तो भारत में उसे शीत ऋतु में भी गर्मी लगती है। कारण यह है कि भारत के अंदर शीत ऋतु में भी तापमान जो है वो 12-15 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। और आप पाएंगे कि अगर आप यूएसए के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएं तो वहां तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो आप पाएंगे कि जो पश्चिमी देशों के निवासी हैं जब वो भारत विजिट करते हैं तो उन्हें ठंडी में भी जो है वो गर्मी का एहसास देखने को मिलता है। याद रखें, आप एस्किमो को लेकर भारत आएंगे तो भारत के ठंडे क्षेत्रों में भी उसे गर्मी लगेगी, क्योंकि एस्किमोज रहते हैं उत्तरी ध्रुव में, और उत्तरी ध्रुव में जो है वो गर्मी के समय तापमान भी आपको 0 डिग्री के आसपास ही देखने को मिलता है। तो याद रखें कि जब ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली पवनें आगे चलकर सिर्फ 65 या 60 डिग्री अक्षांश के आसपास आएंगी, तब ये जो क्षेत्र है यहां पर आने के पश्चात ये गर्म होने लगेंगी। नो डाउट कि ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र की अपेक्षा ठंडा है, परंतु इस क्षेत्र की अपेक्षा अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा ये वाला क्षेत्र जो है वो कैसा है, गर्म है। तो जैसे ही पवनें यहां आएंगी ये गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, पर याद रखिएगा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगी। जैसे ही उठना प्रारंभ करेंगी पुनः जो है ये कैसी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होने पर ये पुनः भारी होकर नीचे गिर जाएंगी। और याद रखिए जब ये नीचे आएंगी तो ये इस प्रकार से जो है वो मूव करेंगी। तो याद रखें ये एक डायग्राम बना, इसी प्रकार से अगर मैं इसे यहां प्लॉट करूं तो आपको जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां आप पाएंगे कि दोनों ही क्षेत्र में पवनें जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही हैं। आने के पश्चात जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर उठने के बाद ये नीचे आ रही हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो पवन है जो रेड मार्कर से मैंने मार्क करा है, यही पवन जो है वो नीचे आ रही है इसी प्रकार से। बस कुछ लम्हों के लिए मैं इसे जो है इसका कलर चेंज कर देता हूं। अब याद रखिए जब पवन इस प्रकार से नीचे आ रही थी तब आप पाएंगे कि पवन नीचे गिरने पर दोनों दिशा में जो है वो डिस्पर्स हुई है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर उच्च वायुदाब है, तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से किस दाब की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर। तो इस प्रकार से जो है आपको यहां एक पवन चलती हुई मिलेगी, और याद रखिएगा इसी पवन को हम जानते हैं व्यापारिक पवन के नाम से। ओके, तो यहां पर आपको देखने को मिली ट्रेड विंड, या मैं कहूं व्यापारिक पवन। क्लियर। अब याद रखिए इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इस स्थान पर भी पवनें जो है वो उच्च से निम्न की ओर जाएंगी। कारण क्या है, कारण यह है कि यहां पर जो है वो तापमान कैसा है, एक बार मैं इसे यहां मार्क कर दूं। याद रखिए यहां पर जो तापमान है ये निम्न है, परंतु दाब कैसा होगा, ये भी कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। क्लियर। अब याद रखिएगा कि जब इस दिशा में पवन चलना प्रारंभ होगी इस प्रकार से, तो ये पवन आगे की दिशा में जाएगी। और बच्चों टेल मी, जब ये पवन नीचे आई तो याद रखिएगा कि पवन के नीचे आने पर आप पाएंगे कि ये जब इस दिशा में जाएगी तो ये आ किस दिशा से रही है, ये आ रही है सब ट्रॉपिकल यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से।
अब याद रखिए ये जो उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण अर्थात गर्म है, और याद रखिएगा गर्म होने के पश्चात जो है गर्म पवन जो है इस दिशा में जा रही है और यहां से आ रही है ध्रुवीय पवन। तो याद रखिए ध्रुवीय पवन ठंडी है, उष्ण पवन गर्म है, और उष्ण पवन और जो ध्रुवों से आने वाली पवन है ये आपस में जब मिलेंगी तो उष्ण पवन हल्की होगी और ध्रुवों से आने वाली पवन भारी होगी। तो जो भारी पवन है वो हल्की पवन को अपने साथ ऊपर की दिशा में ले जाएगी और आप पाएंगे कि इस प्रकार से जो है ये पवन ऊपर की दिशा में जाना प्रारंभ करेगी। और याद रखिए ये ज्यादा गर्म है इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी और ऊंचाई पर जाने के पश्चात जो है इस प्रकार से नीचे आएगी। अब इस एरो को ये येलो वाला जो है रिप्रेजेंट करेगा और इस वाले को जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस प्रकार से जो है वो नीचे आएंगी और आप पाएंगे कि यहां पर एक और कोशिका का निर्माण होता है जिसे जो है हम कहते हैं ये है हमारे लिए त्रिकोशिकीय डायग्राम, जहां आप पाएंगे कि पवन जो है वो इस प्रकार से नीचे आ रही है, इस प्रकार से चलना प्रारंभ करेगी, ये इस तरीके से ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के पश्चात जो है इस प्रकार से मोल्ड हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो डायग्राम बना इसमें आप पाएंगे यहां पर जो पवनें चल रही हैं इन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, इन्हें भी कहा जाता है पछुआ पवनें, और ये जो है इन्हें कहा जाता है पोलार विंड या ध्रुवीय पवनें। पछुआ पवनों को जो है वेस्टर्लीज बोलते हैं। चलिए तो ये हमारा डायग्राम बनके रेडी हुआ। अब यहां याद रखिए कि जो प्रतिचक्रवात है इसकी डेफिनेशन से आप इस डायग्राम के माध्यम से इजीली ये आंसर दे पाएंगे कि प्रतिचक्रवात का निर्माण किस स्थान पर होगा। तो याद रखें इस डायग्राम की हेल्प से जो है हम देखने वाले हैं कि प्रतिचक्रवात जो है कहां कहां निर्मित होते हैं। अगर मैं यहां प्लॉट करना चाहूं तो याद रखिए इस प्रकार से जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम का प्रभाव। ये जो है वो जेट स्ट्रीम्स है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप जो है वो जेट स्ट्रीम वाला पार्ट देख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो डायग्राम कंप्लीट है। अब यहां पर हम प्लॉट करेंगे कि बेसिकली प्रतिचक्रवात होते क्या हैं, कहां निर्मित होते हैं। तो याद रखिए प्रतिचक्रवात के लिए हमेशा याद रखिएगा प्रतिचक्रवात के केस में ये उल्टे चक्रवात हैं, अर्थात चक्रवात के केस में जैसा कि हमने देख रखा था कि जो केंद्र है वहां पर तापमान उच्च होने के कारण दाब निम्न था तथा केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तापमान घटता जाएगा तथा दाब बढ़ता जाएगा। इसलिए पवनें जो हैं वो केंद्र की ओर चलती हैं, परंतु प्रतिचक्रवात के केस में यह कंडीशन बिल्कुल उलट हो जाती है। याद रखिएगा अगर मैं आपसे कहूं इस प्रकार से तो आप पाएंगे कि यह है चक्रवात का केंद्र। अगर मैं आपसे कहूं यह है चक्रवात का केंद्र तो याद रखिएगा कि यहां पर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर? यानी कि यहां पर जो दाब है यह कैसा है, उच्च है। अब याद रखिए अगर मैं आपको प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ही याद दिलाऊं तो आई थिंक आप सभी को याद होगा कि जो समदाब रेखाएं हैं वो समान दाब के क्षेत्रों को जो है वो आपस में मिलाती हैं और इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये समदाब रेखाएं हैं। और जैसे जैसे आप समदाब रेखाओं को प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे कि समदाब रेखाएं जो हैं वो बाहर की ओर जाने पर कम वायुदाब क्षेत्र को इंगित कर रही हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा। अब यहां पर एग्जामिनर को बताना आवश्यक है कि
ये जो है क्रम किस प्रकार का है, तो याद रखिए आप यहां इंगित करेंगे कि यहां पर मान लीजिए 50 है तो यहां पर 40 वायुदाब होगा, यहां 30 होगा और यहां 20 होगा। इसी प्रकार से हम इसे प्लॉट करेंगे। ओके, अब याद रखिए इस केस में हवाएं जो है वो उच्च से निम्न की ओर अर्थात केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी और यहां एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि प्रति चक्रवात के केस में जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में, इनमें हवाएं जब केंद्र से बाहर आएंगी तो ये क्लॉकवाइज होंगी और प्रति चक्रवात के ही केस में जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर आएंगी तो ये दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है प्रति चक्रवात के केस में। चक्रवात के केस में कहानी दूसरी थी। क्लियर? तो चलिए हम प्लॉट करते हैं। याद रखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक बार क्लॉकवाइज बना लें और नेमिंग अवश्य कर दें कि आप किस गोलार्ध के लिए इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, एक बार आप क्लॉकवाइज बनाएंगे, एक बार जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। जब क्लॉकवाइज बनाएंगे तो वहां पर उत्तरी गोलार्ध होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो वहां दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो इस प्रकार से आपने प्रति चक्रवात को जो है दोनों गोलार्धों के लिए प्लॉट कर लिया है। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। याद रखिएगा कि जब भी किसी स्थान पर प्रति चक्रवात आएगा तो बेसिकली होगा क्या, तो याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस सतह पर प्रति चक्रवात का आगमन हुआ है तो याद रखिएगा कि प्रति चक्रवात के आने पर होगा कुछ नहीं, बस किसी कारणवश यहां तापमान जो है वो निम्न हो चुका है और तापमान निम्न होने के कारण पवनें जो हैं वो नीचे की दिशा में आ रही हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, टेल मी, क्या जब पवनें नीचे की दिशा में आती हैं तो नीचे की दिशा में आने पर पवन क्या ठंडी होगी? नो। याद रखिएगा जैसे जैसे पवन नीचे आएगी तो पवन को नीचे तो तापमान ऊपर की अपेक्षा कैसा दिखेगा? अधिक दिखेगा। और जैसे ही अधिक दिखेगा तो याद रखिएगा यहां पर किसी भी प्रकार की संघनन की क्रिया नहीं होगी। और याद रखें जब संघनन की क्रिया नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के मेघ का निर्माण नहीं होगा, मेघ का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो याद रखें कि इस स्थान पर जो है वो नीचे आने पर कोई संघनन नहीं, इसीलिए आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं। अब याद रखिएगा कि जब कभी किसी स्थान पर तापमान निम्न होता है तो हम सामान्यतः इसे मानते हैं कि यहां क्या है? शीत ऋतु है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी स्थान पर शीत ऋतु होगी उस स्थान को आप इंगित करेंगे कि वहां पर क्या आया है? वहां आया है प्रति चक्रवात। अब यहां जानने योग्य बात है कि शीत ऋतु आती कब है। तो याद रखिएगा शीत ऋतु तब आती है जब ITCZ जो है वो किसी क्षेत्र से दूर जाता है, यानी कि ITCZ के दूर जाने से। ITCZ क्या है? ITCZ है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और याद रखिएगा कि जब ये ITCZ दूर जाएगा तब की कंडीशन में आप पाएंगे कि उस गोलार्ध में या उस क्षेत्र में क्या ट्रिगर हो जाएगी? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के आने के साथ पवनें नीचे की दिशा में आएंगी, पवनें नीचे की दिशा में आएंगी, संघनन नहीं होगा, मेघों का निर्माण नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी और आप कहेंगे कि उस स्थान पर आ चुका है क्या बच्चों? उस स्थान पर आ चुका है प्रति चक्रवात। अब यहां समझिए कि प्रति चक्रवात में जब वर्षा नहीं होती तो एग्जैक्टली ये जो समय होता है ये ड्राइनेस का समय होता है, ये शुष्क शीत ऋतु होती है। यहां याद रखिए इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रति चक्रवात जो है वो शुष्क शीत ऋतु इससे इंगित करते हैं। और याद रखिएगा कि शीत ऋतु शुष्क आपको पूरे विश्व में दिखाई देगी, संपूर्ण विश्व में दिखाई देगी, परंतु एक स्थान ऐसा है
जहां आपको शीत ऋतु जो है वो शुष्क नहीं दिखेगी। वास्तविकता में जो शीत ऋतु है वो आपको जो है वो वेट मिलेगी, नमी से युक्त मिलेगी, और शीत ऋतु में ही बारिश होगी। और ये क्यों होती है तो इसे ही हम समझेंगे आने वाले वीडियो में, जिसलिए मैंने आपको जो है ये डायग्राम प्लॉट करके बताया। यहां जो दाब की पेटियां निर्मित हुई हैं, ये दाब की पेटियां इस प्रकार से, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दाब की पेटियां जो हैं वो स्थानांतरित होती हैं, जिससे प्रति चक्रवातीय घटना का अपवाद स्वरूप जो है आप पाएंगे निर्मित होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से मॉडिफाइड बायोम या मॉडिफाइड जलवायु परिस्थिति, जिसे कहा जाता है ब्रिटिश टाइप बायोम या ब्रिटेन की तरह जलवायु स्थिति। क्लियर? लेकिन आज की क्लास में हमें ये यहां तक ही देखना है कि प्रति चक्रवात, जस्ट अ सेकेंड, प्रति चक्रवात जो है वो शुष्क शीत ऋतु लाता है, परंतु याद रखिएगा ये मॉडिफाइड होता है एक स्थिति में, और जिस स्थिति में होता है वो स्थिति हमें देखनी है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत में एक चक्रवात आता है, ध्यान से देखिएगा और याद रखें कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है वो मैप बनाते बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। इस प्रकार से आप पाएंगे 2 स्ट्रोक में आपको इंडिया का मैप आना चाहिए बनाते हुए। क्लियर? तो यह है बच्चों हमारा भारत, और याद रखिएगा जब भारत में आती है शीत ऋतु, क्लियर, शीत ऋतु, तो इसका अर्थ है भारत में क्या आ चुका है? भारत में आ चुका है प्रति चक्रवात। और याद रखिए अगर भारत में आ चुका है प्रति चक्रवात, तो इस प्रति चक्रवात की स्थिति में भारत में क्या है? भारत होगा शुष्क। क्लियर? जैसा हमने पहले देखा कि शुष्क स्थिति इसलिए निर्मित होती है क्योंकि भारत में पवनें जो है वो नीचे की दिशा में आ रही हैं। परंतु आपने देख रखा होगा जब मैंने भारत की जलवायु आपको कवर कराई तो वहां आप पाएंगे कि भारत के इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है एक जेट स्ट्रीम आती है इस प्रकार से, और ये जो जेट स्ट्रीम है आप पाएंगे कि ये जेट स्ट्रीम भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करा देती है। और जब ये वर्षा कराती है, याद रखें जब ये वर्षा कराती है तो बताओ बच्चों क्या भारत शुष्क रह जाएगा? तो भारत शुष्क नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि भारत में शीत ऋतु में जो प्रति चक्रवातीय स्थिति है उसे मॉडिफाइड कर देता है यूरोप में आया हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और याद रखिए इसे हम जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और याद रखें ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागर में बनता है। और ये भी याद रखिएगा कि पूरे के पूरे गोलार्ध में एक साथ जो है प्रति चक्रवाती स्थिति का निर्माण होता है। पूरे के पूरे गोलार्ध में ये जो है वो समाप्त भी एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाइड होता रहता है वहां लोकली बनने वाले उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो याद रखें ITCZ जैसे ही नीचे जाएगा, नीचे जाने के साथ उस स्थान पर, मान लीजिए मैं एक बार आपको कंसोलिडेट अगर इस पॉइंट को करूं तो यहां ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ये है लैटिन अमेरिका या इसे साउथ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि कैरिबियन द्वीप, ये जो है वो कैनेडियन शील्ड वाला भाग, अलास्का वाला भाग, अलास्का से चलते हुए आप आएंगे कैलिफोर्निया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका वाला भाग। इस प्रकार से जाते हुए अरब का प्रायद्वीप, लाल सागर, द गल्फ, हमारा ग्रेट इंडिया, डुस्ट चाइना वाला भाग, कोरियन पेनिनसुला, इसी प्रकार से कामचटका से होते हुए रशिया, ये है हमारा यूरोप, और यूरोप जो है वो इस प्रकार से कंप्लीटेड। अब याद रखें कि ये है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब यहां पर याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मूवमेंट है ये है ITCZ का, क्लियर, यानी कि ये लाइन ITCZ है, ITCZ, तो याद रखिए इस स्थान पर आने की संभावना है अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये आने की संभावना है। कहां आएंगे? तो ये आएंगे सागरीय सतहों पर।
और याद रखें ये जो ऊपर वाला भाग है यानी कि इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहां पर निर्मित होगी प्रति चक्रवात की स्थिति। क्लियर? तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जहां ITCZ गया वहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण हुआ और जहां से गया वहां प्रति चक्रवाती स्थितियों का निर्माण देखने को मिला। तो यहां हम मेंशन कर देते हैं ये जो है वो प्रति चक्रवातीय स्थितियां हैं। क्लियर? तो याद रखिए ITCZ का मूवमेंट जहां गया वहां चक्रवात, कौन सा? उष्णकटिबंधीय। जहां से हटा वहां पे कौन सा? तो वहां प्रति चक्रवातीय स्थिति। तो याद रखिए इसी प्रकार से सिविल सेवा परीक्षा जो है आपको स्टेटमेंट कोट करेगी और स्टेटमेंट्स में जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हैं, इस स्थान तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम क्लाइमेटोलॉजी के बिल्कुल आखिरी पार्ट में पहुंच चुके हैं। अगर कोई और भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं क्लाइमेटोलॉजी का तो डू मेंशन योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।